नमस्कार, इंडिया 89 में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच एसआईटी ने तेज कर दी है। आज एसआईटी की टीम प्रयागराज जंक्शन के पास एक होटल में पहुंची है। अतीक और अशरफ पर हमले करने वाले आरोपी इसी होटल में रुके थे, ये जानकारी फिलहाल सामने आई है। एसआईटी ने होटल की डीवीआर और रजिस्टर को कब्जे में भी ले लिया है। यहां पर आपको बता दें कि यूपी पुलिस और एसआईटी जो है लगातार इस मामले की जांच कर रही है और जब से एसआईटी ने इस मामले की जांच संभाली है, लगातार आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया गया है। जो वहीं प्रयागराज में शाहपुर थाने के एसओ थे, उनके समेत कुछ सिपाहियों को भी सस्पेंड किया गया है। उस वक्त जो कुछ हुआ उसके मद्देनजर एसआईटी ने यहाँ पर जो होटल है जहाँ पर आरोपियों के ठहरने का अंदेशा जताया गया है, वहाँ के डीवीआर और रजिस्टर को कब्जे में ले लिया है। एसआईटी ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है एसआईटी को कि आखिर उस वक्त ऐसी क्या परिस्थितियां बनी, क्या कुछ हुआ, क्योंकि यूपी पुलिस पर लगातार सवाल उठे थे उस वक्त कोई भी कार्रवाई ना करने को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि एसआईटी यहाँ पर अब जांच तेज करती जा रही है और अब एक हफ्ता हो चुका है। देखिए, हाँ बिल्कुल 23 तारीख तक इनकी रिमांड है एसआईटी के पास। जो जिस हिसाब से जवाब दे रहे हैं उस हिसाब से एसआईटी जांच कर रही है। तो आज करीबन स्टेशन के पास 10 से 11 होटल हैं, उनके डीवीआर तो पहले ही पुलिस ने अपने पास जब्त कर लिए थे और आज उस होटल में भी गई। पहले पुलिस जा चुकी, लेकिन एसआईटी भी गई उस होटल में जिसमें ये लोग रुके थे। वहां से इन्होंने एक फोन जब्त किया जिसको इन हमलावरों ने इस्तेमाल किया। उसमें कोई सिम नहीं मिला है, लेकिन फोन मिला है, तो कुछ उसने डेटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। डीवीआर निकाल लिए गए और डीवीआर के हिसाब से ट्रैकिंग की जा रही है कि ये लोग कहाँ कहाँ गए, किस व्हीकल से गए थे। और तो फिर बिंदु से बिंदु मिलाया जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मामले में लग रहा था कि ये तीनों अकेले ही हैं, लेकिन बाद में लवलेश ने बताया इसके 3 साथी और हैं जो बांदा में थे। और इस समय पुलिस ये भी कोशिश कर रही है, क्योंकि फोन अगर उनको मिला है होटल से, तो होटल में क्या इनके साथ और भी थे, फोन में किससे बात कर रहे थे, क्या इनको कोई हैंडलर है, तो उन सब चीजों को लेकर के एसआईटी जांच कर रही है। तो ये भी पता चला कि 2 और लोग इसमें शामिल हैं। वो उस वक्त मौके के जिस दिन इन्होंने ये अंजाम दिया है हत्या का, उस वक्त वो लोग आसपास ही थे, तो एक प्लान बी पर भी ये लोग काम कर रहे थे। तो यही वजह है कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है और एसआईटी भी जांच कर रही है और न्यायिक आयोग भी है, वो भी प्रयागराज में मौजूद है और एसआईटी से लगातार जानकारी ली जा रही है। आपको पता ही है कि पूरे मामले का रिक्रिएशन सीन का किया गया है, तो रिक्रिएशन को भी बाकायदा सुपरवाइज किया है न्यायिक आयोग ने। तो होटल भी खंगाल लिया गया है, जिस कमरे में रुके थे लोग उस कमरे का भी पता चल गया है और जिस फोन का इस्तेमाल किया था वो भी जब्त कर लिया, लेकिन उसमें कोई सिम नहीं मिला है। तो कोशिश कर रहा है कि फॉरेंसिक टीम कुछ फोन से डेटा रिट्रीव करे, पता चले कि ये लोग किसके टच में थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सौरभ कह रहे हैं कि अब वक्त भी कम है, 4 ही दिनों की रिमांड यहाँ पर एसआईटी को मिली थी, तो अब माफिया अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड की जांच जो है एसआईटी ने तेज कर दी और उस होटल के सीसीटीवी फुटेज और जो रजिस्टर होता है उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है, जहां पर हमलावरों के रुकने का शक था। बीस अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पुंछ में हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए और आज उन शहीदों को अंतिम विदाई यहाँ पर दी गई और हमलावरों का अब तक कोई सुराग जो है वो नहीं लग पाया है। आज इन शहीदों के पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो हर किसी की आंखें नम थी। अपने शहीदों के अंतिम दर्शनों को हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे। पूरे राजकीय सम्मान से इनका अंतिम संस्कार जो है वो किया गया। जो 5 जवान शहीद हुए उनमें 4 जवान पंजाब के और 1 ओडिशा के जवान थे। यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही दुखद ये हमला हुआ था और जिसके चलते हमारे 5 जवान शहीद हुए। और ओडिशा के जो शहीद जवान हैं देबाशीष, उनका नाम है देबाशीष बिस्वाल, उनकी 7 महीने की बेटी है। उनकी शादी 2 साल पहले ही हुई थी। वहीं मोगा के जो शहीद कुलवंत सिंह हैं उनकी 1.5 साल की बेटी है और 4 महीने का बेटा है। कुलवंत के पिता करगिल की जंग में शहीद हुए थे। बठिंडा के शहीद सेवक सिंह की 2 साल की बेटी है। वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। तो जहां ये परिवार गमगीन है, वहीं ये गर्व भी महसूस कर रहे हैं कि हमारे
बेटे जो हैं, हमारे पति जो हैं वो शहीद हुए हैं, लेकिन ये एक बहुत ही भावुक मौका होता है। वहीं आप अपने उनके साथियों को भी देख रहे हैं जो उन्हें श्रद्धांजलि देने आए, जो उस वक्त उनके साथ थे। गुरदासपुर के शहीद हरकिशन सिंह की 2 साल की बेटी है और इनकी पत्नी गर्भवती है। पंजाब सरकार ने शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। और अब बड़ा सवाल यही है कि इस साजिश को अंजाम देने वालों को उनके अंजाम तक आखिर कब पहुंचाया जाएगा। पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला करने वालों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हमले की जांच एनआईए कर रही है। अब तक इस मामले में 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। आतंकवादियों की तलाश में सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। आतंकियों की तलाश में करीब 13 किलोमीटर में फैले भाटादूड़िया के जंगलों में भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है, ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है और ये भी यहाँ पर आशंका है कि हमले में 6 से 7 आतंकियों का हाथ था और ये भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों की मदद इन्हें मिली थी, तभी इतनी बड़ी घटना को, इतने बड़े हमले को इन आतंकियों ने अंजाम दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आखिरकार अपना सरकारी बंगला आज खाली कर दिया। सरकारी बंगले को छोड़ने का आज आखिरी दिन भी उनके पास था। लोकसभा सदस्यता जाने के बाद उन्हें 22 अप्रैल तक का वक्त मिला था, नोटिस मिला था इस बंगले को खाली करने के लिए। बंगला खाली कर उन्होंने ये जो चाबियां हैं ये वहां पर मौजूद अधिकारियों को सौंप दी। उस वक्त उनके साथ उनकी मां सोनिया गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। राहुल गांधी ने कहा कि देश के लोगों ने 19 साल पहले उन्हें ये घर दिया था। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैंने सच बोलने की कीमत चुकाई है, लेकिन मैं सच बोलने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। तो अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस इस लड़ाई को किस तरह से कितना आगे बढ़ाकर ले जाती है, क्योंकि यहाँ पर सूरत में जो फैसले को चुनौती देने वाली याचिका थी राहुल गांधी की, वो खारिज हो गई है। तो एक झटका यहाँ पर लगा है, लेकिन अभी दूसरी अदालतों या ऊंची अदालतों में जाने का विकल्प राहुल गांधी के पास बाकी है। शनिवार को 12 तुगलक लेन के इस बंगले का दरवाजा राहुल गांधी के लिए बंद हो गया। 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद राहुल गांधी को इस बंगले की चाबी मिली थी। आज 19 साल बाद इसे लौटाना पड़ा। एक वक्त कांग्रेसी और उनके विरोधियों के लिए भी 10 जनपद के बाद ये बंगला सबसे महत्वपूर्ण सियासी जगह थी, जहां समर्थन की भीड़ और विरोध के नारे लगते रहते थे। कई कांग्रेस के सियासी मसले 10 जनपद से पहले यहीं आते थे, लेकिन अब राहुल गांधी का नया ठिकाना अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद का बंगला है। यही वजह रही कि शनिवार को बंगला खाली करते वक्त कांग्रेसी नेता वेणुगोपाल के अलावा सिर्फ उनकी मां सोनिया और बहन प्रियंका ही मौजूद थीं। बंगले के लॉन में वो मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि मैं सत्य के लिए लड़ता रहूंगा। ये जो घर है 19 साल के लिए हिंदुस्तान की जनता ने मुझे दिया। पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और सच्चाई बोलने की कीमत है, आजकल मैं कीमत चुकाता जाऊँ। दरअसल 3 साल पहले मानहानि के एक मामले में कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई और 23 मार्च को उनकी सदस्यता खत्म हो गई। इसके बाद उनको बंगला खाली करने की 22 अप्रैल तक की मोहलत मिली थी। शनिवार को सादे तरीके से बंगले की चाबी उन्होंने सीपीडब्ल्यूडी को सौंप दी। इस मौके पर उनकी बहन प्रियंका ने कहा कि उनका भाई बहादुर है। भाई ने जो कहा वो एकदम सच है जी। उन्होंने सच्चाई बोली इस सरकार के बारे में जी, इसीलिए ये सब हो रहा है उनके साथ। लेकिन बहुत हिम्मत वाले हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं, नहीं डरेंगे और अपना संघर्ष जारी रखेंगे। हालांकि बंगला खाली होने के नोटिस के बाद कई कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी को घर देने का कैंपेन भी चलाया था, लेकिन नेताओं को पता है कि लुटियन जोन के ये बंगले तभी तक रहते हैं जब तक जनता उनको चुनती है। 19 साल इस बंगले में रहते हुए राहुल गांधी ने कई सारे सियासी सबक सीखे होंगे। हालांकि ये भी तय है कि लुटियन जोन के इस तरह के बंगले में सियासी नेता तभी तक रह सकते हैं जब तक जनता जनार्दन चाहती है। अब राहुल गांधी का सियासी भविष्य क्या होगा, ये आम जनता आने वाले दिनों में तय करेगी। दिल्ली से पवन तिवारी और अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।
आज एक और खबर जो सुर्खियां बटोरती नजर आई वो थी भ्रष्टाचार के केस में सीबीआई का समन मिलने के बाद सत्यपाल मलिक दिल्ली के आरकेपुरम थाने में नजर आए। हालांकि पुलिस ने कहा कि हमने उन्हें हिरासत में नहीं लिया है, वो खुद आए थे और खुद चले गए। सत्यपाल मलिक के घर दरअसल आज यूपी हरियाणा के कुछ खाप पंचायत के नेता आए थे। खाप नेताओं के लिए पार्क में टेंट लगवाकर खाना बनवाया जा रहा था और तभी पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंचे और कार्यक्रम रोकने को कहा गया। तब सत्यपाल मलिक ने पुलिस से कहा कि अगर आप कार्यक्रम की इजाजत नहीं देंगे तो वो गिरफ्तारी देंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से सीबीआई 27 या 28 अप्रैल को पूछताछ कर सकती है। तमाम तरह के आरोप उन्होंने हाल ही में कुछ इंटरव्यूज में देकर लगाए हैं, जिसमें उन्होंने पुलवामा का भी मुद्दा उठाया है, प्रधानमंत्री पर भी आरोप लगाए हैं और भ्रष्टाचार के कई आरोप वो पहले से लगाते आ रहे हैं। बैठक नहीं थी, खापों के प्रमुख लोग आए थे टू एक्सप्रेस देयर सॉलिडेरिटी विद अस। तो मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लिहाजा हमने पार्क में खाने का इंतजाम किया था। इन्होंने प्रेशर में कहा कि साहब इलीगल है ये और यहाँ नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि हमें ले चलो, तो वी हैव कोर्टेड अरेस्ट। और कई ग्रुप्स हैं जो हमारे डिफरेंट थानों में इन्होंने बंद किए हैं। और यहां पर गृहमंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों पर पलटवार किया। एक न्यूज चैनल में उन्होंने आज कहा कि ये बातें उनको उनका साथ, हमारा साथ छोड़ने के बाद ही क्यों याद आ रही है। अंतरात्मा उस वक्त जागृत क्यों नहीं होती जब लोग सत्ता में होते हैं। यहाँ पर अमित शाह ने यह भी सवाल उठाया कि सत्यपाल मलिक की बात सही है तो राज्यपाल रहते हुए वो चुप क्यों रहे। कोई भी अपने सियासी स्वार्थ के लिए कुछ कहता है तो उसका मूल्यांकन जनता को भी करना चाहिए। अमित शाह ने यह भी कहा कि सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे छिपाना पड़े। उधर कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सियासी दलों के बीच जुबानी जंग जारी है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक समाचार चैनल में कहा कि कांग्रेस ने असंवैधानिक तरीके से मुस्लिमों को 4% आरक्षण दिया था, लेकिन बीजेपी ने इसे खत्म कर दिया और पात्र लोगों को अधिकार दिया है। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। 70 साल में देश के भीतर 2 देश बनाने का काम किया गया, ये अमित शाह बोलते हुए नजर आए। तो एक तरह से कर्नाटक के चुनाव के मद्देनजर ये भी अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी किन किन मुद्दों को चुनाव में उठाने वाली है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और उन्होंने यहाँ पर जो बात कही है वो भी हम आपको दिखाते हैं। It is not then this 4% quota was given long back. Court did not struck down. Why you people are doing yourself? So you are responsible. Whatever government is given to the poor minorities, you are snatching and creating problem, division just for vote. और अब पश्चिम बंगाल का रुख कर रहे हैं, जहां पर उत्तर दिनाजपुर में आज जमकर हिंसा देखने को मिली है। कालियागंज इलाके में एक नाबालिग लड़की की मौत को लेकर यह हिंसा बढ़ती चली गई। मृतक लड़की के परिवार ने यह आरोप लगाया है कि उसके साथ रेप भी हुआ है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले तक दागे। बीजेपी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और बीजेपी नेताओं को पुलिस ने उत्तर दिनाजपुर में जाने से रोक दिया। विपक्ष कानून और व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस वक्त की जब पुलिस लाठीचार्ज तो कर ही रही थी और यहाँ पर आंसू गैस के गोले जो हैं वो भी दागे गए ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है वो लगातार सवालों में है इस वक्त। सौरभ गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, तस्वीरें हम देख रहे हैं उत्तर दिनाजपुर की, काफी तनाव आज यहाँ पर दिन भर रहा है। अब क्या कुछ स्थिति है और कानून व्यवस्था को लेकर ममता बनर्जी की सरकार सवालों में है? सौरभ, देखिए, ये जो लड़की है जिसके मौत हुए है, उनकी मौत के बाद, उनके शव मिलने के बाद इलाका में तनाव पैदा हुआ और वहां पे हिंसा की स्थिति बनी। उस वक्त पुलिस ने काफी मुश्किलों का सामना करके उनका शव वहां से निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। अब स्थिति ऐसा है कि कल इन सारे चीजों के बीच में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोला भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद स्थिति काबू में पाया गया, शांति वापस लौटी उस जगह पे। लेकिन आज फिर से
स्थिति बिगड़ी और लोग रास्ते पे आए, इकट्ठे हुए। एक दुकान जलाने की तस्वीर सामने आए हैं, दुकान जलते हुए तस्वीर सामने आए हैं जी। और आज फिर से पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू के गैस की गोला छोड़ना पड़ा स्थिति काबू में पाने के लिए। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी हो रहा है। बीजेपी सवाल खड़ा कर रहा है तृणमूल के ऊपर कि कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं और तृणमूल कहते हैं कि ये सारी चीज जो है जो बीजेपी का मांग है कि सीबीआई को जांच सौंपी जाए, ये भी राजनीति है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर जांच सीबीआई के पास चले जाए तो वो सीबीआई या बाकी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो बीजेपी के कहने पर काम करती है। और तृणमूल का कहना है कि लोकल जो पुलिस है वो इस मामले का जांच करने के लिए काफी कॉम्पिटेंट है और इसीलिए राजनीति हो रहा है अब इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजनीति गरमाई और अब इस घटना के बाद एक बार फिर से विपक्ष जो है वो ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर होगा। उधर आईआईटी मद्रास के हॉस्टल में एक और छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मृतक छात्र महाराष्ट्र का था, केमिकल्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो कर रहा था। आईआईटी मद्रास में 4 महीने में इस तरह की ये चौथी घटना है जिससे कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है और ये जो पूरा प्रशासन है ये सवालों में आ गया। पुलिस का कहना है कि मृतक छात्र जो है उसके मूड बदलते रहते थे, वो मूड स्विंग्स की समस्या से जूझ रहा था। मृतक छात्र ने कहा था कि किसी के पास उसके लिए वक्त नहीं है, ये पुलिस ने बताया है। एक नोट मिला है जिसमें दोस्तों को अच्छे व्यवहार के लिए उसने शुक्रिया लिखा है। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में 32 साल के छात्र ने आत्महत्या की थी। उससे पहले मार्च में 3rd ईयर के छात्र ने अपनी जान दी थी। 20 साल का ये छात्र आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। फरवरी में भी महाराष्ट्र के एक छात्र ने आत्महत्या की थी जिसका मामला अभी भी चल रहा है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजाह में खेली गई ऐतिहासिक पारी के आज 25 साल पूरे हो गए। दरअसल 22 अप्रैल 1998 को तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यूएई की गर्मी में एक असाधारण पारी खेली थी और आज ही के दिन उन्होंने रेगिस्तान के तूफान के बीच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 183 रनों की बेमिसाल पारी खेली थी और इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 5 छक्के जड़े थे। मैच के दौरान रेगिस्तानी तूफान आने के चलते सचिन को ये जो करियर डिफाइनिंग पारी थी इसे डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जाना गया। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर मुंबई में खास कार्यक्रम में शामिल हुए और केक भी काटा और उस दिन को याद भी किया। आज देश और दुनिया भर में ईद उल फितर धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों में नमाजियों की भीड़ भी नजर आई। लोगों ने ईद की नमाज अदा की। रमजान का पूरे 1 महीना और रोजों के 1 महीने के बाद लोगों के लिए आज का दिन जश्न मनाने जैसा रहा। एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देते हुए लोग नजर आए। इस मौके पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। और ईद के मौके पर अभिनेता शाहरुख खान और सलमान खान के घर के बाहर भी आज बड़ी संख्या में उनके फैंस जुटे। शाहरुख खान अपने बंगले मन्नत के बाहर बेटे अब्राम के साथ आए और फैंस का अभिवादन किया और उधर सलमान खान भी अपने घर की बालकनी में अपने पिता के साथ आए और अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद दी।